नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपको बहुत स्वागत है। बड़ी मुद्दत के बाद कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिलने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने को तैयार है। तो इंडिया चाहता है में आज आपको मैं दिखाऊंगी कि अगर गहलोत कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं तो क्या वो नेहरू गांधी परिवार से ज्यादा पकड़ कांग्रेस पर बना पाएंगे। आपको यह भी दिखाएंगे कि सीमांचल में जाकर गृहमंत्री अमित शाह ने कैसे ली मुसलमानों के मन की ताह। और आप शो में यह भी देखेंगे कि दशहरा रैली के लिए एकनाथ शिंदे गुट पर कैसे मिली उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को जीत। तो आइए शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष से करते हैं। अशोक गहलोत इसके लिए राजी तो हो गए, लेकिन लगता है कि दबाव में मुख्यमंत्री पद छोड़ने का अब फैसला वो ले रहे हैं। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी गहलोत राजस्थान की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP News पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। तो इस वक्त अशोक गहलोत के सामने एक बड़ी कामयाबी भी नजर आ रही है और साथ ही साथ बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है। अगर गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं तो भी सवाल है, क्या वो कांग्रेस को एकजुट करके पुरानी जीत दिला पाएंगे? इसी को समझने के लिए देखिए हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं कोई मना नहीं कर पाएगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना तो फॉर्म भरूंगा। हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो मैं काम करूंगा। कांग्रेस की सियासी हवा इन दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में बह रही है। एक तरह से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के अगले अध्यक्ष वही होने जा रहे हैं। खुद गहलोत इस बात का इजहार कर चुके हैं। 30 तारीख तक नामांकन भरना है तो उसके पहले फॉर्म भर देंगे। अगर कांग्रेस अध्यक्ष जो बनता है तो कभी वो मुख्यमंत्री रहता नहीं है। 50 साल की सियासी पारी में गहलोत ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। संगठन से लेकर सरकार तक सिस्टम को चलाने के कई रंग देखे। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस के कई अध्यक्षों को बनते और बिगड़ते देखा। लेकिन एक बात गहलोत के साथ स्थायी रूप से चिपकी रही कि वो नेहरू गांधी परिवार के वफादार रहे। माना जा रहा है कि उसी वफादारी का इनाम उन्हें मिलने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी आज की तारीख में कांटों भरा ताज है। अब राहुल गांधी भले ही उसे सिद्धांतों और विचारधारा का जामा पहना रहे हैं। What is the one piece of advice you would give to those who want to contest for the office of Congress President? The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas and he represents a vision of India. कांग्रेस की विचारधारा का रिश्ता गुलामी के दिनों में आजादी की लड़ाई से जुड़ा रहा है। आजाद हिंदुस्तान में 75 वर्षों के दौरान करीब 55 सालों तक कांग्रेस ने राज किया। करीब 3 सालों तक 4 ऐसी सरकारें रहीं जो कांग्रेस की बैसाखी पर टिकी रहीं। लेकिन आज कांग्रेस को चलाना चुनौतियों भरा काज है और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद कांटों भरा ताज है। गहलोत की ताजपोशी हो जाती है तो उनके सामने चुनौतियों का अंबार होगा। गहलोत के सामने उस कांग्रेस को मजबूत करने की चुनौती है जिसके आज 17 राज्यों में एक भी सांसद नहीं, 11 राज्यों में सिर्फ एक सांसद है, 5 राज्यों में तो एक अदद विधायक तक नहीं है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 विधायक हैं। सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और 3 राज्यों में वो गठबंधन सरकार में जूनियर पार्टनर है। अब उस कांग्रेस को जिताने का दारोमदार गहलोत के कंधों पर है, जिसे बस 1.5 साल की दूरी पर लोकसभा का चुनाव लड़ना है। कांग्रेस को लगता है नेहरू गांधी परिवार के ना होने पर ये काम गहलोत ही कर सकते हैं। एक नेता, एक कार्यकर्ता, एक यहाँ तक कि अशोक गहलोत जी भी, उन्होंने सबने की पसंद थे राहुल जी। पर इन परिस्थितियों में अगर अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं पर्चा दाखिल करूंगा तो स्वाभाविकतः कांग्रेस के आम जन की जो भावना है वो अशोक जी के साथ जाए।
वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस के इतिहास में इतना कठिन इम्तिहान किसी और अध्यक्ष का नहीं हुआ जितना गहलोत का हो सकता है अगर वो अध्यक्ष बनते हैं। गहलोत की पहली चुनौती 2024 में 52 सीटों वाली कांग्रेस को 272 तक कैसे ले जा पाएंगे। गहलोत की दूसरी चुनौती है कि उस लोकसभा चुनाव से पहले 12 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गहलोत की तीसरी चुनौती है चुनाव वाले राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे 2 राज्य भी हैं जहां कांग्रेस हारी तो उसका अपना एक भी मुख्यमंत्री नहीं बचेगा। गहलोत की चौथी चुनौती यह है कि कांग्रेस का संगठन बेहद लचर और कमजोर है। गहलोत की पांचवी चुनौती यह है कि G23 के बागी गुट से वो कैसे निपटेंगे जिनकी नाराजगी कांग्रेस को ही खोखला कर सकती है। और गहलोत की छठी और सबसे बड़ी चुनौती उस बीजेपी से पार पाना है जो सबसे ताकतवर पार्टी है और जिसको मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता है। लेकिन ताजपोशी से पहले शिरडी के साईं बाबा का दर्शन करने पहुंचे गहलोत को यकीन है कि इन चुनौतियों को पार कर कांग्रेस की सारी हार को वो जीत में बदल देंगे। कांग्रेस पहले मजबूत कैसे हो, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कमी नहीं है। इस देश के अंदर 6 लाख गांव है, अगर सब गांव में आपको कहेंगे कांग्रेस मिलेगी। एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश के अंदर हर गांव में है। उन्हें हम दिल जीतेंगे लोगों का। गहलोत आशावाद से भरे हुए हैं, लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि गहलोत अध्यक्ष के रूप में नेहरू गांधी परिवार से ज्यादा पकड़ रख पाएंगे। एक नजर इतिहास पर डाल लीजिए। 1947 से 1964 तक नेहरू प्रधानमंत्री रहे। उस दौरान उनके अलावा इंदिरा गांधी समेत 6 कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन किसी भी अध्यक्ष से ज्यादा कांग्रेस पर पकड़ नेहरू की रही। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उनके मरते दम तक उनके अलावा 5 दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष बने। उनमें सिर्फ के कामराज का संगठन पर थोड़ा दबदबा रहा। बाकी कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा के सामने नतमस्तक रहे। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष रहे देवकांत बरुआ ने तो इंदिरा इज इंडिया का नारा दे दिया था। 1978 से 1991 तक पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव और 96 से 98 तक सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष रहे, लेकिन ये लोग न कांग्रेस को जिता पाए न एकजुट कर पाए। 1998 से फिर नेहरू गांधी परिवार के हाथों में ही कांग्रेस की बागडोर रही। अब अगर गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो ये सवाल उनके आगे आगे चलेगा कि क्या वो नेहरू गांधी परिवार से बड़ी लकीर खींच पाएंगे। कोच्चि से जैनेन्द्र कुमार की रिपोर्ट। अब अगर अशोक गहलोत कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे तो फिर यह तय है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे। तो सवाल ये कि गहलोत के बाद कौन? इस रेस में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम जोरदार तरीके से चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। आज सचिन पायलट और सीपी जोशी में एक लंबी मुलाकात हुई है। करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं ने आमने सामने बैठकर बातचीत की है। ये मुलाकात जो है वो राजस्थान के विधानसभा भवन में ही हुई है। जब मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार आपस में करीब 1.5 घंटे तक बात कर रहे हों तो उसके कई राजनीतिक मायने तो निकाले ही जाएंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत अपनी जगह अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं। अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के तो फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए उनकी सहमति का जो प्रभाव है जाहिर सी बात है और बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सचिन पायलट के लिए तो रास्ता मुश्किल हो सकता है। देखिए हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह और मनीष शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया, अब आगे का रास्ता खुल गया। 30 तारीख तक नामांकन भरना है तो उसके पहले फॉर्म भर देंगे। व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। तो अभी भी मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ और फॉर्म भरने के बाद भी कहूँगा कि मैं कहीं रहूँ किसी पद पर राजस्थान जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ की सेवा मैं जिंदगी भर करता जाऊँ, अंतिम सांस तक करता जाऊँगा। अब यह तय हो चुका है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का फ्यूचर तो सेट हो गया, लेकिन पेंच फंसा है राजस्थान के भविष्य को लेकर। गहलोत अध्यक्ष बने तो सीएम पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने उदयपुर डिक्लेरेशन की फांस अड़ा दी है।
दिल्ली से कोच्चि तक का 2000 किलोमीटर का हवाई रास्ता तय करने में ही गहलोत को यू टर्न लेना पड़ा। जो नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करती है वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष बन सकता है। जब वो डिक्लेरेशन हो जो राहुल ने कल कहा, और उसके पहले मैं कह चुका था कि जब अगर कांग्रेस अध्यक्ष जो बनता है तो कभी वो मुख्यमंत्री रहता नहीं है। अब कब तक मुझे रहना है, कब प्रक्रिया पूरी होगी, ये सब तमाम फैसले पॉलिटिकल होते हैं। राहुल की बात पर गहलोत का रुख तो बदल गया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जादूगर गहलोत इतनी आसानी से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए राजी होंगे? गहलोत ने अपने पत्ते बिछाने भी शुरू कर दिए हैं। अशोक गहलोत राजस्थान का बजट तैयार करने में लगे हैं। फरवरी में बजट पेश होना है और बजट के बहाने गहलोत 4 महीनों की मोहलत ले सकते हैं। इसके बाद वो अपने किसी नजदीकी को सीएम बना सकते हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के पास फैसले लेने के लिए सिर्फ 4 से 5 महीने का वक्त होगा, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। और जब विधायकों को और पीसीसी डेलीगेट्स को दिल्ली जाने का कहेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे। बजट के अंदर अर्ली जो बजट पेश किया जाएगा उसकी तैयारियां की जा रही है और उसके माध्यम से ये लगेगा अशोक गहलोत जी बजट पेश करेंगे। अब ऐसे हालात में राजस्थान को लेकर कांग्रेस हाईकमान के क्या विकल्प हो सकते हैं, उसे भी समझ लीजिए। पहला विकल्प, गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए फरवरी तक राजस्थान के सीएम बने रह सकते हैं। दूसरा विकल्प, गांधी परिवार नहीं माना तो गहलोत इस्तीफा दें और अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनवा दें। तीसरा विकल्प, गहलोत सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और सचिन पायलट को सीएम बनाया जा सकता है। गहलोत की असल समस्या मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं, बल्कि यह है कि किसी भी तरह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखा जाए। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया कि वो दिल्ली आने को तो तैयार हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वो सचिन पायलट नहीं हो सकते जिन्होंने पार्टी तोड़कर सरकार गिराने की कोशिश की थी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है। मैं भी इंसान हूँ। एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और मैंने अपने 20 साल के जीवन में कभी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया। सचिन पायलट को सीएम का पद ना मिले, इसके लिए गहलोत का प्लान तैयार है। बजट के बहाने फरवरी तक सीएम बने रहे, सीपी जोशी या किसी अन्य को सीएम बनवा दें। विधायक दल मुख्यमंत्री पद पर फैसला करे। मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते वो ले। ये तमाम डिपेंड करेगा कांग्रेस के तमाम जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस प्रेसिडेंट क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। विधायक दल होता है, उनकी राय ली जाती है, उसके बाद फैसला होता है। हालात ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना बेहद मुश्किल है। सवाल यह है कि ऐसे में सचिन पायलट कब तक इंतजार करेंगे। कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूँ। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए, मैं बैठा हूँ। राजस्थान में कांग्रेस के सामने वही संकट है जो 2022 चुनाव से पहले पंजाब में था। सचिन पायलट नवजोत सिंह सिद्धू वाली भूमिका में है, अशोक गहलोत अमरिंदर सिंह वाली भूमिका में। गहलोत को नाराज कर अगर सचिन पायलट को सीएम बनाया गया तो कहीं गहलोत बगावत न कर दे। इसी बगावत से बचने के लिए उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया जा रहा है, लेकिन गहलोत मानने वाले नहीं हैं। पंजाब में कांग्रेस ने चुनाव से ऐन पहले सिद्धू को मनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी ले ली। सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो बने, लेकिन मुख्यमंत्री पद की उनकी लालसा अधूरी रह गई। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाब में जहां कांग्रेस शायद जीत सकती थी, उसकी रणनीति के कारण उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी में हैं, सिद्धू जेल में हैं और चन्नी विदेश में। पंजाब वाला वही फॉर्मूला अब राजस्थान में दोहराकर कांग्रेस जोखिम नहीं उठाना चाहेगी, क्योंकि गहलोत भले ही कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन गांधी परिवार की जिद में अगर सचिन पायलट सीएम बने तो अगले चुनाव में गहलोत अंदर अंदर बड़ा गेम कर सकते हैं। कोच्चि से जैनेंद्र और जयपुर से मनीष शर्मा के साथ दिल्ली से आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए
देखिए, इसमें कोई शको-शुबा नहीं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को एक अदद नया अध्यक्ष चाहिए जो 2024 में उसे जीत दिला सके। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है। इसी सिलसिले में आज गृहमंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल में 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। इस वक्त किशनगंज से बड़ी खबर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में बिहार से बीजेपी के सारे मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, प्रदेश पदाधिकारी सभी मौजूद हैं। ये बैठक जो है वो किशनगंज माता गुजरी यूनिवर्सिटी में अभी भी जारी है। और इस बैठक से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। रैली का नाम जन भावना रैली था। मुस्लिम बहुल सीमांचल में अमित शाह ने मुस्लिम शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बड़ी बारीकी से अमित शाह ने मुस्लिम मन की थाह कैसे ली, इसको समझने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमित शाह से हम लोग आग्रह करते हैं कि जनसंख्या विस्फोट को जल्द से जल्द रोके। बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है और धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा मामला है। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को बैन किया जाए पूर्ण। सीमांचल यानी बिहार का वो इलाका जहां मुस्लिम आबादी का दबदबा है। इस इलाके में गृहमंत्री के दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावना थी कि अमित शाह रोहिंग्या, जनसंख्या और बदलती डेमोग्राफी जैसे मुद्दों पर बोलेंगे, लेकिन अमित शाह बीजेपी नेता के तौर पर कम और गृहमंत्री के रूप में ज्यादा दिखे। 50% से ज्यादा आबादी बिहार की गरीब आबादी है। मोदी जी ने करोड़ों लोगों को घर देने का काम किया। 24 में एक बार बिहार अपना फैसला सुना दे कि बिहार में अब अगर शासन चलेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन। गृहमंत्री अमित शाह ने गरीबी की बात की, विकास की बात की, तोड़ने की बात करना तो दूर, अलबत्ता लालू नीतीश पर तोड़ने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया। सीमांचल में मुस्लिम आबादी करीब 46% है। इलाके की सीटों में जीत हार का गणित यहां की बड़ी आबादी तय करती है। अमित शाह की रणनीति का असर दिखने लगा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जब सीमांचल की मस्जिद और मदरसों की थाह ली तो बीजेपी के लिए मुस्लिमों का दिल बदला बदला दिखा। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं अपने काम के लिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा देश का गृह मंत्री है, लेकिन कुछ नेता है ही जो अपना जो है बड़गलाने का कोशिश करता है, लेकिन हम लोग कभी वो सब नहीं सोचते। ऐसा कोई है ना जो मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है या आरजेडी के साथ नहीं है या और कोई पार्टी के साथ नहीं। अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। वो राजनीति के फॉर्मूलों को भी समझते हैं और वोटों के गणित को भी। सीमांचल की जनभावना की थाह लेने आए अमित शाह का सीमांचल प्लान क्या है, पहले उसे समझ लीजिए। माई फॉर्मूले की कार्ड, हिंदू वोटों को एकजुट करना, महागठबंधन पर चोट। सीमांचल के इलाके में मुस्लिम यादव वोटों के एकजुट होने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। महागठबंधन के दल अगर मिलकर लड़े तो भी बीजेपी के लिए यहां जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे में शाह की रणनीति हिंदू वोटों को एकजुट करने के साथ साथ मुस्लिम वोटों को जोड़कर महागठबंधन के फॉर्मूले को चोट देने की है। तभी तो नीतीश की पलटी के बहाने वो महागठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, लालू जी के साथ कपट किया, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया, फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर
लालू जी के पास चले गए। अमित शाह के भाषण के केंद्र में विकास और कानून व्यवस्था है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं कि इतने साल विकास क्यों नहीं किया। नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। हम तो पहले ही कह रहे थे ना, आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। अरे पहले अमित शाह जी, आप जहां दिल्ली में बैठते हैं क्राइम में अव्वल नंबर पे आता है। बिहार में मिशन 2024 की शुरुआत के लिए अमित शाह ने मुस्लिम बहुल सीमांचल को बहुत सोच समझकर चुना है। दरअसल सीमांचल अमित शाह के लिए वो प्रयोगशाला है जहां वो हिंदुत्व के साथ साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला प्रयोग करने जा रहे हैं। पूर्णिया से नीरज पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। शिंदे गुट से मात पर मात खाने के बाद आज पहला मौका जब उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। शिंदे गुट के तमाम दावपेच के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली की इजाजत दे दी है। दारुगढ़ भये, दारुगढ़। शिवसेना पक्ष प्रमुख श्रीमान उद्धवजी ठाकरे दशहरे के मौके पर जिस शिवाजी पार्क में शिवसेना के शक्ति परीक्षण की परंपरा रही है, उसकी गूंज इस बार भी सुनाई देगी, क्योंकि उद्धव गुट ने अदालत में शिंदे गुट को पटखनी दे दी है। शिवसेना की दसरा रैली जो 1966 से शिवाजी पार्क में हो रही थी, जो 2 साल कोरोना के वजह से नहीं हो पाई थी, वो रैली फिर से लेने के लिए शिवसेना को आज हाईकोर्ट ने परमिशन दी हुई है। दोनों खेमों ने बीएमसी से दशहरा रैली की इजाजत मांगी थी, जिस पर मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका जताई थी। इसी आधार पर बीएमसी ने दोनों गुटों की अर्जी ठुकरा दी, लेकिन आखिर में अदालत ने रैली के लिए शिवसेना को शिवाजी पार्क सौंप दिया। पीएफआई के सैकड़ों ठिकानों पर छापे ना पड़े होते तो एक बड़ा खुलासा नहीं हो पाता। पीएफआई नहीं चाहता था कि देश में कानून का राज हो, इसीलिए उसके कार्यकर्ता एक सीक्रेट मुहिम में जुटे थे। कोशिश अफगानिस्तान की तरह भारत में शरिया कानून लागू कराने की थी। इसी साजिश का साहित्य लेकर पीएफआई कार्यकर्ता देश भर में घूम रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे। इसी पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पीएफआई से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा। हिंदुस्तान में तालिबानी शासन चाहता था पीएफआई। संविधान के खिलाफ रची जा रही थी गहरी साजिश। पंद्रह राज्यों में एनआईए का डंडा चला तो पीएफआई समर्थक झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए। जहां बस नहीं चला वहां नारेबाजी की, जहां बस चल गया वहां तोड़फोड़। अब तक लगता था कि इस बिलबिलाहट की वजह एनआईए की छापेमारी है, लेकिन भोपाल से गिरफ्तार हुई पीएफआई की पलटन ने जो राज खोले हैं, उसने इस कट्टर संगठन के बचने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इस रिपोर्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सारे खुलासे
इंदौर उज्जैन से पीएफआई ब्रिगेड के 4 गिरफ्तार नेताओं ने एनआईए और एटीएस से पूछताछ में कबूले हों। देखिए उनकी सोच कैसे तालिबानी सोच से मेल खाती है। पिछले साल की ये तस्वीर आपको याद होगी, जब तालिबान ने अफगानिस्तान में खून की नदियां बहा दी थी और सत्ता में आते ही पहला काम पूरे देश में शरिया कानून को लागू करने का किया था। और यही शरिया कानून पीएफआई भारत में लागू करना चाहता था। जांच में पता चला है कि मध्य प्रदेश में आने वाले पीएफआई कार्यकर्ता लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार कर रहे थे। आरोपियों का मकसद लोगों को भड़काकर भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना था। मतलब वो देश के संविधान को पलटना चाहते थे और इसके लिए अपना नफरती साहित्य बांटते थे। इसी साल जुलाई में फुलवारी शरीफ की रेड के बाद ये बात सामने आई थी। पीएफआई हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है और अब शरिया कानून के षड्यंत्र से पर्दा उठा है। जो दोनों बातें इसी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं कि हो न हो पीएफआई देश के संविधान को पलटना चाहता था। इसलिए वो नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा था, हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था, खुद की आतंकी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। लेकिन एनआईए की रेड के बाद मांग उसी पीएफआई को बैन करने की उठ रही है। अगर सरकार को लगता है क्या कोई गलत काम कर रहा है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। जो गलत काम होता है उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए सर। अगर वो गलत हैं तो करना चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि सरकार को नजर आती है तो वो अपनी कार्रवाई पूरी कर सकती है। इस तरह की विचारधारा को क्रिएट नहीं किया जा सकता जो कि दूसरों के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल बैन लगना चाहिए उसको। जो भी रह रहे हैं लोग बाग, उन सब की ये धर्म बनता है, ये काम उनका फर्ज बनता है कि अपने देश की और अपने लोगों की हिफाजत करें। तो बैन लगना चाहिए। हाँ, बैन तो लगना चाहिए। भारत देश के खिलाफ कोई भी साजिश षड्यंत्र रचता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के खिलाफ साजिश करने वाले को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बैन भी लगा देना चाहिए पीएफआई पर। बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। लोगों की ये मांग जब पीएफआई समर्थकों की नारेबाजी पर भारी पड़ी तो वो हिंसा पर उतर आए। केरल बंद के दौरान कई जगह तोड़फोड़ हुई, दुकानदारों को धमकाया और जबरन उनकी दुकानें बंद कराई। पीएफआई नेताओं की इस गुंडागर्दी के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी संगठन बिना अनुमति राज्य में बंद का आह्वान नहीं कर सकता। कोर्ट पीएफआई नेताओं की गुंडागर्दी पर सख्त है तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस केंद्र सरकार की नीयत पर। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? 8 साल से पीएफआई को बैन करने के लिए आपने पहल क्यों नहीं की? जब आपके पास ये सारे सबूत थे, आप 8 साल से रोज ये बात कहते हो, अभी तक उसको बैन करने की आपने पहल क्यों नहीं करी? क्या ये आपकी डिवाइड एंड रूल राजनीति के खिलाफ है? 2 दिनों में पीएफआई से जुड़े 2 बड़े राज सामने आ चुके हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पीएफआई से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल था, क्या सीएम पद छोड़ने के बाद भी गहलोत राजस्थान की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं? जवाब आपका आंकड़ों के जरिए हमारे सामने है। 74% लोगों का जवाब हाँ में है। हाँ, सत्ता की चाबी अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं अशोक गहलोत। हालांकि 26% ने ना में जवाब दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।